एजेंडा भी बहुत बड़ा है और इसके लिए आंदोलन का आधार भी विस्तृत करना पड़ेगा, व्यापक करना पड़ेगा और दूसरे संगठन जो इस तरह की चीजों से जुड़े हैं, उनको भी जोड़ना पड़ेगा। क्या अभी इस पर चर्चा आंदोलन के अंदर शुरू हो गई है? कोई नक्शा, कोई रोड मैप, कोई आंदोलन का कुछ तैयार हो रहा है, हो गया है? आने वाले समय में क्या देखने को मिलेगा? मुकेश जी, हम इन युवाओं के कंधे पे बहुत ज्यादा बोझ डाल रहे हैं। मेरी तो उम्मीद है कि ये तीनों लोग जो कि जिन्होंने नेतृत्व दिया, जो चेहरे बने, और चौथे अपने सोनम वांगचुक, मेरी तो उम्मीद है कि ये तीनों चारों कल रात आराम से सोए होंगे। मेरी आशा है कि इस वक्त भी वो सो रहे होंगे और थोड़ा सा कल दो मतलब जिस तरह की स्थिति एक आंदोलन में होती है, लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग, और जिस तरह की आपाधापी चलती है, उस सब में ऐसी दीर्घकालिक सोच बनाई होगी, ऐसा तो मेरी अपेक्षा नहीं होगी। लेकिन कुछ करेंगे। मैं समझता हूं कि जो मेरी समझ बनी थी, जैसे मैंने कहा, मैं तो एक गेस्ट आर्टिस्ट हूँ, बाहर से जाता हूँ, देखता हूँ, जहाँ कहाँ चला आया, अपनी तरफ से दो बात बोल देता था, भैया ये मेरे ख्याल से होना चाहिए, और अपनी तरफ से कम सुन लेते थे, करना जो उनके बस में था और जो उनकी समझ से होता था वो किया। और ये तो मानना चाहिए कि उन लोगों की समझ हम तमाम लोगों की समझ से ज्यादा परिपक्व निकली। आप बताइए ना, हमारे टीवी स्टूडियो में बैठ के क्या क्या बहसें हुआ करती थी। मेरे कई साथियों ने पिछले 2 महीने से थ्योरी चला रखी थी कि ये सीजेपी जो है, ये कुल मिला के बीजेपी का षड्यंत्र है। और काफी अच्छी लंबी चर्चा होती थी साहब, हमारे बड़े समझदार लोग इसको चर्चा किया करते थे। अब आप ही मुझे बताइए कि कैसा बीजेपी ने षड्यंत्र करवाया कि मतलब मोदी जी का मतलब सड़कों पे मजाक बनवा दिया। बहुत ही भयंकर षड्यंत्र रहा होगा, या बहुत ही ऐसा पेचीदा षड्यंत्र होगा जो मेरे जैसे व्यक्ति को समझ नहीं आया, है ना। जी। तो कम से कम इन लोगों ने एक अलग तरह का काम करके दिखाया। तो मैं तो इनको, इनके सामने सलाम करता हूँ, झुकता हूँ, कहता हूँ कि भाई तुम काले बाल वालों ने सफेद बाल वालों को काफी कुछ सिखा दिया है, और मुझे लगता है आगे चल के वो और करेंगे। और जैसा हमेशा होता है, इतना बड़ा आंदोलन, और ये आंदोलन कोई किसी संगठन से आंदोलन नहीं था। देखिए, अन्ना आंदोलन से भी तुलना अगर आप करें, अन्ना आंदोलन भी काफी कुछ स्वतः स्फूर्त था, लेकिन इतना स्वतः स्फूर्त नहीं था अन्ना आंदोलन। अन्ना आंदोलन में पहले जंतर मंतर फेज में स्वतः स्फूर्त होने का अंश था। वहां भी अरविंद केजरीवाल का जो एनजीओ था, उसका एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर था। मगर जब तक अन्ना आंदोलन रामलीला मैदान की स्टेज पे आया था, आपको तो सब याद होगा वो घटनाक्रम, तब तक उसमें एक सेमी फॉर्मल स्ट्रक्चर बन चुका था। तो एक संगठित तरीके से लोग लाए जा रहे थे, इसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो जो इतना स्वतः स्फूर्त असंगठित आंदोलन होगा, उसका परिणाम बिल्कुल सीधा एक लकीर पे निकलेगा, ऐसा तो मेरी अपेक्षा नहीं है। जाहिर है इससे कई धाराएं फूटेंगी, अलग अलग, क्योंकि जिसे हम इस आंदोलन कह रहे हैं, उसमें एक सीजेपी की जो सबसे बड़ी धारा, सबसे विजिबल रहे हैं, सीजेपी के लोग रहे, लेकिन साथ ही दो अलग और धाराएं रही। एक वामपंथी युवा संगठनों की, जिसमें आइसा सबसे प्रमुख संगठन के रूप में उभरा, लेकिन साथ में एसएफआई भी थी, एआईएसएफ भी थी, क्रांतिकारी युवा संगठन भी था। इन सबकी भी बहुत अच्छी भूमिका रही। और एक तीसरी धारा थी कांग्रेस की, जिसको उन्होंने छात्रों की गूंज का नाम दिया, लेकिन जिसके पीछे मूलतः यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई थे, जिन्होंने सड़क पे काफी किया, सड़क पे काफी एग्रेसिव मिलिटेंट इन लोगों ने वो प्रोटेस्ट किए। तो जाहिर है ये तीनों धाराएं मिलके कोई एक आउटकम निकलेगा, ये तो संभव ही नहीं है ना। कल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा लगा जैसे कि दूसरी और तीसरी धारा में कुछ समन्वय हो रहा है। अभी हम जानते नहीं, समय के बाद ये पता लगेगा। जी। तो और ये भी कौन जाने कि जो पहली धारा है उसके भी 2-3 हिस्से ना हो, कह नहीं सकते। तो सब चीजें बिल्कुल ओपन रहती हैं पॉलिटिक्स में, अभी तो हमें बिल्कुल। देखना होगा। लेकिन जो भी हो, ये तो और जाहिर है अखबारों की, मीडिया की निगाह हमेशा पर्सनैलिटीज पे रहेगी, संगठनों पे रहेगी। लेकिन अगर आप और मैं मिलकर एक बड़ी तस्वीर देखें, तो इससे कहीं ना कहीं मुख्य धारा की राजनीति पर दबाव पड़ेगा कि भैया युवाओं के सवाल पे ज्यादा अटेंशन दो। इससे ये समझ बनेगी
कि शिक्षा और रोजगार के सवाल को आप केयरफुली अटेंड करो। प्रधानमंत्री और अमित शाह के बारे में जो मेरे विचार हैं वो पूरे जग जाहिर है, मेरे को कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कम से कम बेवकूफ लोग नहीं है, इन लोगों को समझ आ जाती है, तुरंत ये समझते हैं कि अच्छा क्या हो रहा है। जैसे कल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना बहुत समझदारी का काम था इनकी तरफ से। अगर 3 दिन और चलने देते तो इतनी भद्द पिटती बीजेपी की देश में। तो इन्होंने कम से कम तब समझ लिया कि हाँ अब बहुत डैमेज हो गया, दिस इज द टाइम फॉर डैमेज कंट्रोल। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी, जाहिर है अब आगे जो नीतियां आएंगी उसमें कुछ ना कुछ युवाओं को एड्रेस करने की कोशिश होगी, शिक्षा व्यवस्था में कुछ बेहतरी लाने की कोशिश होगी। वो बेहतरी वो नहीं होगी जो आप और मैं चाहते हैं, लेकिन कम से कम चुस्ती, कम से कम जी कुछ न्यूनतम चीजें जो होती हैं कि आप कोई भी रिक्रूटमेंट करने जाते हैं, एक स्पष्ट कैलेंडर दीजिए ना, किस तारीख को नोटिस आएगा, कब तक आप एप्लीकेशंस लेंगे, कौन सी तारीख को एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, कब भर्ती होगी। क्यों नहीं ये चीजें की जा सकती व्यवस्था में चुस्ती। इसका लेफ्ट और राइट से कोई संबंध नहीं। तो इस किस्म की चुस्ती कुछ आएगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और इससे फालतू क्या होगा ये इस पे निर्भर करता है कि ये जो इतनी एनर्जी निकली, खास तौर पे पिछले 1 सप्ताह में जो अभूतपूर्व ऊर्जा इस देश ने देखी है, अगर उस ऊर्जा का 10%, इस ऊर्जा का 90% का दोहन नहीं हो पाएगा। दोहन मतलब इस सेंस में कि उसको किसी भी एक सार्थक काम में इस्तेमाल करना। अमूमन इस ऊर्जा में सब तरह के एलिमेंट्स होते हैं, मगर अगर इस ऊर्जा का 10% भी एक सार्थक परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किया जा सके तो ये राष्ट्र परिवर्तन की ऊर्जा हो सकती है, राष्ट्र निर्माण की ऊर्जा हो सकती है, एक नया और बेहतर हिंदुस्तान बनाने की ऊर्जा हो सकती है। मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं एक एक शब्द। जी मैं ये जो इसी से जुड़ा सड़क पे जो सवाल युवाओं ने बोलना सीख लिया कि जब जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है, ये जो, और मंच से बार बार इस चीज को बोला गया अब हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद होगी। ये एक अगर चीज पकड़ ले जनता तो ये कितनी बड़ी चीज है। आप समझिए इस देश में 12 साल से जो हो रहा है उस पूरी राजनीति का मुंह मोड़ने वाली ये चीज है, उसका रुख मोड़ने वाली चीज है। जी।